आज के लेक्चर में हम लोग एक्सचेंज डीजेनरेसी डिस्कस करेंगे और पावर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे डिटेल में। राइट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस डिस्कस किए थे आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए। किस तरह से हम उसको क्वांटम मैकेनिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। उसी कॉन्सेप्ट से हमें ये भी पता चला था कि किसी क्वांटम स्टेट में किसी सिंगल क्वांटम स्टेट में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। राइट, और उसी के बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको कि पावर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। राइट, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर पहले हम एक्सचेंज डीजेनरेसी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पावर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। डीजेनरेसी का मीनिंग क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्रीफ में आपको बता दूं। प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में पढ़ा है। डीजेनरेसी का मतलब है, डीजन हम इसको डीजेनरेट कह सकते हैं। डिफरेंट आइगन फंक्शंस अगर सेम आइगन वैल्यू से कोरिलेट करते हैं तो उस टाइप को हम कह सकते हैं कि उसमें डीजेनरेसी है, डीजेनरेट है। राइट, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर हम पार्टिकल को, क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आइडेंटिकल पार्टिकल के वजह से अगर किसी सिस्टम में डीजेनरेट यानी कि जो क्वांटम स्टेट्स है अगर वो डीजेनरेट होते हैं तो फिर हम उसको कह सकते हैं एक्सचेंज डीजेनरेसी। राइट, अगर एक्सचेंज होने के पार्टिकल के लोकेशन के एक्सचेंज होने से जो डीजेनरेशन जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज डीजेनरेसी। तो इसको मैं यहाँ पर अभी डिटेल में बॉर्डर करता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा थे कि श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स and that is given by H12 psi12 is equal to E psi12 और H12 क्या है, that is the Hamiltonian operator of the system। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि दो पार्टिकल्स, दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइदर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हीलियम एटम है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का लोकेशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि एक फर्स्ट लोकेशन पे एक सेकंड लोकेशन, जस्ट ये assumption है। राइट, so that is the Hamiltonian operator of the system and E is the eigenvalue, right? E is the, even you can say, energy eigenvalue of this wave function. This psi12 here, this is called eigenfunction, right? This is called eigenvalue and this is called eigenfunction and this is called wave function। wave function पे अगर कोई हम किसी ऑपरेटर को ऐड कराते हैं तो एज इट इज हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है और एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। राइट, अगर इसमें हमने चेंज कर दिया, अब इसको लोकेशन चेंज कर दिया पार्टिकल का हीलियम एटम में या फिर सिस्टम के इनसाइड में, देन द श्रोडिंगर इक्वेशन विल बी दिस H21 psi21, क्योंकि वेव फंक्शंस में भी हमने लोकेशन उसके चेंज कर दिया। यहाँ पर हम R1 R2 वेक्टर भी लिख सकते थे पोजीशन को, बट वो कॉम्प्लिकेटेड और होगा उसको रिप्रेजेंटेशन में, इसलिए सिंपली जस्ट 1 2 यहाँ पर यूज करा। राइट, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं हम इसको कहेंगे। राइट, so H21 and that is work act on this Hamiltonian operator act on this wave function psi21, right? That will give you E psi21, ये वेव फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और हमें यहाँ पर आइगन वैल्यू मिल जाना है। Since the interchanging particles are identical, therefore the Hamiltonian must be invariant। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन है, सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल्स की हम यहाँ पर बात कर रखे हैं और दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट मीन्स कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मस्ट बी इनवेरिएंट, उससे कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज इनवेरिएंस ऑफ हैमिल्टोनियन। इसको हम क्या कहते हैं कि इस कंडीशंस को कहते हैं एक्सचेंज इनवेरिएंस ऑफ द हैमिल्टोनियन, कि किसी सिस्टम में अगर हमने पार्टिकल के लोकेशन को चेंज करते हैं तो उसके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा। Right, that means we can say that H12 is equal to H21, right? H12 is equal to H21, that is called exchange invariance of the Hamiltonian, right? तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं H12 psi21, लिखा है ना, H12 psi21 सेकेंड इक्वेशन से
1 2 psi 2 1 is equal to E psi 2 1 लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज लिखा है, राइट, सॉरी राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड का ये चेंज हुआ, यानी कि H21 की जगह हमने H12 कर दिया। वेव फंक्शंस तो वैसे रहेगा, वेव फंक्शंस को हम इनवेरिएंस नहीं करेंगे। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास लिखा है कि H12 psi 12 is equal to E psi 12, राइट, और यहाँ पर जो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आया है कि H12 psi 21 is equal to E psi 21। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंट आइगन फंक्शन यहाँ पर हमें जो दिख रहा है कि psi 12 एंड psi 21, राइट, ये डिफरेंट आइगन फंक्शंस है, और ये डिफरेंट आइगन फंक्शन किससे कोरिलेट करते हैं, सेम इन दोनों के आइगन फंक्शंस के। इवन यहाँ पर जो वेव फंक्शन है यहाँ पर psi 12 एंड psi 21 दोनों के जो आइगन वैल्यू है वो सेम है, कैपिटल E एनर्जी, right? So comparing equation 1 and 4, that we present both psi 12 and psi 21 are the solution of the Schrodinger equation. Just a second, please. That is the solution of Schrodinger equation. We can say that this is the solution of Schrodinger equation. In other words, this psi 12 and psi 21 are the eigen functions of the operator H belonging to the same eigenvalue. या तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों Schrodinger equation के सॉल्यूशन है, राइट, या फिर ये कह सकते हैं कि ये psi 12 और psi 21 जो आइगन फंक्शन है वो ऑपरेटर H जो है उसकी आइगन वैल्यू जो है कैपिटल E, मतलब सेम आइगन वैल्यू, दोनों वेव आइगन फंक्शन की जो आइगन वैल्यू है वो सेम है, एंड दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट, राइट, हेंस द सिस्टम इज सेड टू बी डीजेनरेट। हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम डीजेनरेट है क्योंकि डिफरेंट आइगन फंक्शंस बिलोंगिंग टू सेम आइगन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी, right? So this type of degeneracy is called exchange degeneracy, और exchange degeneracy क्यों कहते हैं इसको? Because it arises due to the exchange of particles. एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अगर हम पार्टिकल को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर पैरामीटर जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज डिजेनरेसी, राइट। तो इसी तरह से इसमें टर्म होता है एक्सचेंज फोर्स, राइट, तो इसी से रिलेटेड है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, और देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी सिंगल क्वांटम स्टेट में दो पार्टिकल यानी कि फर्मियंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। What is basically a Pauli exclusion principle? According to this law, no two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers, right? और पहले इसको हम समझ लेते हैं कि no two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers. ऐसे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसका ये लॉ लिखा है, प्रिंसिपल लिखा है, राइट। अब यहाँ पर बॉदर करते हैं कि डिफरेंट क्वांटम नंबर्स क्या है। 4 टाइप्स के हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ रखे हैं, राइट, इवन केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में आपने पढ़ा था। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, and second is azimuthal quantum number, that is also called orbital quantum number, right, orbital angular momentum quantum number, right, and third one is that is called orbital magnetic quantum number, right, and fourth one is spin magnetic quantum number ms। तो ये फोर्थ टाइप के क्वांटम नंबर है, बेसिकली ये लोकेशन बताता है एग्जैक्ट
तो हम नहीं कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बताता है ये क्वांटम नंबर है क्या। ये क्वांटम नंबर हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन जो हम कहते हैं ना एटम के इनसाइड में, वो कहाँ पर है। तो ये तो हमें मालूम है कि एग्जैक्ट लोकेशन तो उसको हम क्वांटम मैकेनिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट में हम क्या कहते हैं कि उसकी हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि पार्टिकल इस लोकेशन के बीच में एक रेंज में यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्वांटम मैकेनिकली हम ये कह सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर हम पिन पॉइंट कह दिए कि नहीं यहाँ पर तो एग्जिस्ट करते ही करता है, नहीं। There is a certain region, there should be certain region in which we can say that there is a maximum probability of existence of that particle in that region, right। हम probability के बारे में बता सकते हैं क्योंकि wave functions हमें generally उसकी probability की represent करता है ना। wave function से हम उसकी particle की probability calculate कर सकते हैं। तो ये जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके ऑर्बिट्स को बताता है, और कई सारी चीजें इसमें है कि इसमें जो ये क्वांटम नंबर्स है ये हमें बताता है कि वो कौन सा ऑर्बिट्स होगा, राइट। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि कौन सा शेल है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि n की डिफरेंट वैल्यू यानी कि 1 2 3 4, ये जो हम कह सकते हैं कि ये K शेल को, L शेल को, M शेल को और N शेल को, ये 4 तरह के शेल को हमने डिस्कस कर रखे हैं। इन सारे शेल में उस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सबसे पहले, राइट। अब उसमें फिर सब शेल भी होता है। सब शेल क्या होता है, यानी कि एसपीडीएफ कौन डिसाइड करता है, L की वैल्यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट। तो ये जो डिसाइड करता है कि उसका साइज कैसा है उस एटॉमिक ओरिएंटेशन के अंदर, राइट। एटम के इनसाइड में ये उसका शेप डिजाइन करता है, और एमएल एक्सप्लेन करता है उसके ओरिएंटेशन के बारे में। और फिर ओरिएंटेशन में जो एमएस है, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन किसी सिंगल क्वांटम स्टेट में नहीं स्टेट कर सकता है, उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए, दैट डिफाइंस द स्पिन ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिफरेंट होना चाहिए एक सिंगल क्वांटम नंबर में। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो आइदर एक अप होगा और एक डाउन होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, राइट। तो इसको मैं ज्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं बॉदर कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको यही समझना है कि अगर हमने कह दिया कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कह दिया कि n की वैल्यू L की, M की, MS की वैल्यू जो है उस सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए सेम वैल्यू नहीं हो सकता है, दैट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वन। अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि दो इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होगा वो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होगा, इसमें से एक वैल्यू डिफरेंट होगा ही होगा, है ना। इसीलिए कहा गया कि no two electrons in an atom can have the same set of quantum numbers, है ना। सेम नहीं हो सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर्स, राइट। इसमें डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर डिफरेंस नहीं होगा इसका मतलब कि वो पार्टिकल वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम मैथमेटिकली अरेंजमेंट इंप्रूव करेंगे यहाँ पर, राइट। तो और भी इसमें बहुत सारा कुछ है तो इसमें डिस्कस करते हैं। So in other words, no two electrons in an atom can exist in the same quantum state. एक ही बात है, राइट, कि हम सेम क्वांटम स्टेट्स में दो इलेक्ट्रॉन को इमेजिनेशन या फिर हम प्रेजेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इवन हम लोगों ने सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक का जो वेव फंक्शंस कर रखे थे, वहां पर ये हमने फर्मियंस और बोसॉन्स के बारे में बात की थी। फर्मियंस आर दोज पार्टिकल्स, यहाँ पर मैं एक बार आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ सो दैट कि प्रॉब्लम ना होगा। देखिए fermions, that means all particles having half integral spin, that is called fermions. एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है एंड न्यू मेजॉन्स। यानी कि इस fermions के लिए जो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होना चाहिए, राइट। यानी कि एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन वो होते हैं जिसमें अगर पार्टिकल के लोकेशन को हम चेंज करते हैं तो उसका वेव फंक्शन का साइन जो है वो चेंज होना चाहिए, देयर शुड बी चेंज इन अ वेव फंक्शन, राइट, दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन।
अगर किसी वेव फंक्शन में पार्टिकल के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन, and that type of system is called bosons. And what is the example of bosons? Like helium atom, alpha particle, because that both have spin 0, and photon, deuteron, and that have spin 1. यानी spin जिसका 1 या 0 होता है उसको हम bosons कहते हैं, और जिसका हाफ इंटीग्रल स्पिन होते हैं उसको हम fermions कहते हैं. So these bosons can stay more bosons, यानी कि ये कह सकते हैं photons जो है, deuterons है, यानी अल्फा पार्टिकल्स है, ये सिंगल क्वांटम में सेम क्वांटम स्टेट्स में कई सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट फॉलो द रूल्स ऑफ सिमेट्रिक वेव फंक्शंस. उसके वेव फंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट देयर इज अ डिफरेंस इन एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस, राइट. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के केस में हम नहीं कह सकते हैं, राइट. तो ये इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे. सो इसको और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि इसके सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से क्या फर्क पड़ सकता है, राइट. सो बेसिकली दिस principle plays an important role to understand the structure of many electrons atom or complex atom systems. एक्चुअली हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स के सेकंड यूनिट में जो स्टार्ट कर रखे हैं वो हम मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट इज द हाइड्रोजन एटम वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिग्री में. अब हम मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं. मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को स्टडी करने के लिए इसमें क्या कुछ पहले रूल्स रेगुलेशन है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट. So the wave function for the system can be written as the product of wave functions for the individual particles. Therefore, for a system of two particles, psi1 2 is equal to psi1 into psi2. यानी किसी सिस्टम के वेव फंक्शंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके इंडिविजुअल पार्टिकल के वेव फंक्शन के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखिए ये सारा कुछ बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में रिप्रेजेंट किया गया. The particle first is in the quantum state alpha. जस्ट ये सिग्निफाई मतलब हम लोग उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं तो क्या क्या हो सकता है ना. क्या जो हमने रूल्स रेगुलेशन पढ़ रखे हैं, नियम पढ़ रखे हैं, लॉ पढ़ रखे हैं, वो सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं कर सकता है. इसलिए ये सारा कुछ हम एजम्पशन कर रहे हैं. अगर नहीं करेगा यानी कि जो हम एजम्पशन कर रहे हैं वो गलत है ना, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता. Right, so if particle 1 is in the quantum state alpha, system के inside में, atomic के inside में हमने quantum state alpha मान लिए, and the particle 2 is in the quantum state beta. Different quantum states होते हैं, alpha beta हमने दो यहाँ पर ऐड कर लिए. First quantum state में alpha particle को, second quantum state में first जो quantum state है, दो क्वांटम स्टेट अल्फा एंड बीटा की हमने बात किया. फर्स्ट क्वांटम स्टेट अल्फा में फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड क्वांटम स्टेट दैट इज बीटा, इसमें हमने सेकंड पार्टिकल को ऐसा एज्यूम कर लिया, राइट. देन द टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम दैट इज गिवन एज दिस. क्योंकि हमने शुरू में कह दिया कि किसी सिस्टम में अगर दो पार्टिकल्स है उसको वेव फंक्शन को हम उसके इंडिविजुअल वेव फंक्शन के प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इवन हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू सिस्टम्स सभी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. वेव फंक्शन ऑफ टू सिस्टम, राइट. सो यहाँ पर हमने psi1 2 is equal to psi alpha 1 and psi beta. जस्ट इसको फर्स्ट वाले को हमने क्या कह दिया कि ये अल्फा स्टेट में है और सेकंड वाले को ये बीटा क्वांटम स्टेट्स में, राइट. अब हमने एक्चुअली पार्टिकल का डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं है या इनडिस्टिंग्विशेबल है, यही चीजें का कंसेप्ट है. क्योंकि क्लासिकली हम किसी सिस्टम में दो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो उसको तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट क्वांटम मैकेनिकली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. क्वांटम मैकेनिकली उसके वेव फंक्शंस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा. उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए उसके वेव फंक्शंस के उसके स्पिन से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट. तो कई सारे इसमें पैरामीटर हैं. सो इफ द पार्टिकल 1 इज इन स्टेट बीटा, क्वांटम स्टेट बीटा, अब हमने चेंज कर दिया, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं लोकेशन, देखते हैं फिर क्या फर्क पड़ता है, राइट. यानी फर्स्ट पार्टिकल अब सेकंड क्वांटम स्टेट में हो गया एंड द पार्टिकल सेकंड इज इन
फर्स्ट क्वांटम स्टेट जिसको मतलब फर्स्ट सेकंड नहीं कह सकते, कोई भी दो क्वांटम स्टेट, मतलब सेकंड पार्टिकल क्वांटम स्टेट अल्फा में, देन द टोटल वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल दैट इज रियलाइज्ड। क्योंकि यहाँ पर वेव फंक्शन में भी हमने उसके लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, psi21 इज इक्वल टू, अब जो अल्फा क्वांटम स्टेट है उसमें सेकंड पार्टिकल आ गया, और जो बीटा क्वांटम स्टेट है उसमें फर्स्ट पार्टिकल, राइट। सो सिंस द पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है कि हम उसको डिफरेंट नहीं कह सकते हैं, है ना, इनडिस्टिंग्विशेबल है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा पिन पॉइंट नहीं कह सकते भाई तुम अमित हो, तुम जसप्रीत हो, है ना, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड। जस्ट हम यहाँ पर मैथमेटिकली ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि क्या पॉसिबल है, उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली, है ना। तो सिंस द पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल, उसको आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते हैं। सो बोथ द वेव फंक्शन psi12 and psi21 have equal likelihood to describe the system at any instant, यानी कि इनडिस्टिंग्विशेबल है पार्टिकल उस सिस्टम के इनसाइड में, तो उस वेव फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके क्वांटम मैकेनिकली उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक कंप्लीट वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि कंप्लीट वेव फंक्शन उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, कि आइदर उसका नेचर सिमेट्रिक हो सकता है चेंज करने पे, या फिर एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। सो that resultant wave functions that can be represented as a linear combination of these two wave functions psi12 and psi21, and that gives the proper description of the system, है ना। So that is psi is equal to 1 upon root 2, और यहाँ पर फर्स्ट स्टेट में वेव फंक्शन था psi12 प्लस माइनस psi21, और दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। आपको ध्यान होगा कि हम लोग किसी भी वेव फंक्शंस को नॉर्मलाइज करते हैं तब उसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली इट इज अ फैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शंस, राइट, 1 upon root 2। और ये साइन आपको ध्यान होगा कि हमने प्रीवियस में कैलकुलेट किए थे लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये साइन यहाँ पर ये प्लस माइनस 0 है। बेसिकली इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम, राइट। तो अब यहाँ पर हमने psi12 की और psi21 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, राइट। अब इसको हम चेक करते हैं कि आइदर वेव फंक्शंस का नेचर कैसा हो सकता है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक केसेस में, राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे एक रिजल्ट ड्राइव होना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। So if the particle of the system are bosons, bosons क्या होते हैं, bosons वो होते हैं पार्टिकल, अभी हमने डिस्कस किए थे, जिसके वेव फंक्शंस में कोई फर्क नहीं हो पड़ता है, उसके वेव फंक्शंस में अगर लोकेशन चेंज करते हैं पार्टिकल का तो उसके वेव फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी एज इट इज रहता है। यानी कि कह सकते हैं कि psi12 इज इक्वल टू psi21, ना, एक कंडीशन कह सकते हैं वेव फंक्शन, एंड द टोटल वेव फंक्शन डिस्क्राइब इन सच अ सिस्टम इज सिमेट्रिक, है ना। इस टाइप के सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें बोसॉन्स के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक वेव फंक्शंस यूज करना पड़ेगा, है ना। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शंस के लिए हमने एस यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में यूज कर लिए, राइट। और जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट किए थे कि अगर दो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को, तो सेम पार्टिकल को अगर हम डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए क्या वेव फंक्शन होना चाहिए, राइट। तो दैट इज अगर बोसॉन्स होंगे, बोसॉन्स टाइप का सिस्टम होगा, तो उसके लिए फंक्शन कैसा डिस्क्राइब होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, राइट। उस सिमेट्रिक वेव फंक्शंस में क्या होना चाहिए, अब उसमें कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ये तो 1/2 एज इट इज नहीं है, ये हमने। अब यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसके साइन पे पार्टिकल के लोकेशन को चेंज करने पे उसके वेव फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है,
अगर ये नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं, अगर यहाँ पर चेंज होता है, दैट इज इन केस ऑफ फर्मियंस। फर्मियंस कैसा वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसीलिए वहां पर नेगेटिव साइन प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे, राइट। तो दिस इज द सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर photons, right? So if the particle of the system are fermions, right? अगर सिस्टम का पार्टिकल्स फर्मियंस है, यानी कि फर्मियंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, म्यूमोनियंस हो गए। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है बेसिकली। एलिमेंट्री पार्टिकल्स आप इसमें बहुत डिटेल एलिमेंट्री फिजिक्स ही है एक तरह से, तो उसमें आप बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर तो जस्ट हम लोग नेम ही उसका ले पा रहे हैं, है ना। तो दूसरे टॉपिक इसमें डिस्कस करना है ना, ना कि वो सारे टॉपिक डिस्कस करना है, उसको इंडिविजुअली आप पढ़ सकते हैं, राइट। सो उसके लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ रखे थे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए, फर्मियंस के लिए, कि वेव फंक्शन उसका अगर हम पार्टिकल के लोकेशन चेंज करते हैं तो वेव फंक्शंस में चेंज हो जाता है, यानी कि उसके साइन वहां पर प्लेस होता है नेगेटिव, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दैट मींस टोटल वेव फंक्शन डिस्क्राइबिंग सच अ सिस्टम इज एंटी सिमेट्रिक, यानी कि अगर पार्टिकल ऐसा हो, यानी कि फर्मियंस जहां पर हो, जिसके लोकेशंस को चेंज करने से उसके वेव फंक्शन में चेंज होता है, तो ऐसे सिस्टम को हम उसके तो सिस्टम में जो पार्टिकल है उसके टोटल वेव फंक्शन को हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसीलिए हमने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पहले पढ़ रखे हैं। अगर इसमें आपने मिस्टेक कर दिया, यानी कि उसको प्रॉपर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं, राइट। तो वही इक्वेशन यहाँ पे यूज करते हैं। म्यूट रखिए आप लोग, लेक्चर के ड्यूरेशन में डिस्टर्ब होता है, म्यूट कीजिए। तो psi a is equal to 1 upon root 2 is within bracket this psi alpha 1 psi beta 2 minus psi alpha 2 into psi beta 1। यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन है एंटी सिमेट्रिक के लिए, है ना, फर्मियंस के लिए कंडीशन है, ये हम लोगों ने इवेंट डिस्कस कर रखा है। तो जस्ट इसको हमने इस तरह से लिख के दिस इज द एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। आप देखिए, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिए कि जस्ट अजम्पशन करके कि देयर इज अ टू क्वांटम स्टेट्स इन अ सिस्टम, फर्स्ट वन इज अल्फा एंड सेकंड वन इज बीटा, and in the system there is a two particles, first and second, just recognize कर रखे हैं, and that first particle that is exist in alpha quantum state and second particle that exists in the second quantum beta quantum state, right। तो जो उसके वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय psi एंटीसिमेट्रिक। तो सिस्टम को एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो फर्मियंस है, अगर वो बोसॉन्स है तो उसके सिमेट्रिक वेव फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब दिक्कत क्या है कि अब हमने कह दिए कि उस पार्टिकल को सेम है, यानी कि उसका क्वांटम स्टेट्स को अगर हम सेम कर दें, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दैट इज द टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैव द सेम क्वांटम स्टेट्स, यानी कि अल्फा हमने एक डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स बोले थे, बीटा डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स बोले थे, राइट। अगर इन क्वांटम स्टेट्स को हमने सेम कर दिए, देन व्हाट विल हैपन ऑन द सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हमने इनके जो एक्सप्रेशन एक 5th और 6th टाइप कर रखे हैं, यहाँ पर हुआ क्या, सिमेट्रिक वेव फंक्शंस तो जीरो नहीं आएगी। ये साई एस की वैल्यू अगर हमने अल्फा और बीटा को, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अब ये तो इक्वली हो गए, राइट। ये साई अल्फा बीटा को इसमें हम सब स्क्रिप्ट रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, जीरो नहीं आएगी। Psi is not equal to 0, is not equal to 0, but in the case of antisymmetric this becomes 0। अब देखिए ये psi1 psi2 minus psi1 psi2, ये तो क्या हो जाएगा, 0,
यानी कि एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हम फर्मियंस को रिप्रेजेंट किए थे, यानी कि जिस सिस्टम में फर्मियंस है उसके सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, टोटल वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से एक्सप्लेन होना चाहिए, राइट। अगर उस सिस्टम में पार्टिकल्स जो है, क्योंकि फर्मियंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम क्वांटम स्टेट्स में हो गए, यानी कि हमने जो दो एज्यूम किए थे वो सेम क्वांटम स्टेट्स में हो गए, तो उसका जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ पर सारे के सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट दे दिया। सारे के सारा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे थे, नहीं जी वेव फंक्शन ही हमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी सिस्टम का क्वांटम मैकेनिकली, राइट। तो यहाँ तो इसका मतलब कि पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब वेव फंक्शन ही जीरो हो गया तो पार्टिकल उस सिस्टम में है ही नहीं, जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसलिए कहा गया कि दो मतलब किसी सिस्टम में सेम क्वांटम स्टेट्स में फर्मियंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स सेम क्वांटम स्टेट में स्टे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो दैट मीन्स कि उस सिस्टम को यानी कि फर्मियंस को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को या फिर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर जीरो हो गई इसका मतलब वेव फंक्शन जीरो, यानी कि देयर इज नो पार्टिकल इन दैट सिस्टम, है ना। तो अब इसको यहाँ पर जो मैं अभी डिस्कस किया बहुत ही फास्ट 3 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर देता हूँ, राइट। इसमें जस्ट मैं टाइम इसलिए लगाया, इसको आप फास्ट करके जो चीज समझ में आ गया उसको आप फास्ट करके इसको सुन सकते हैं, लेक्चर जब आपको करेंगे क्लासरूम पे, राइट। So basically this shows that two bosons can exist in the same quantum state, यानी कि फोटॉन्स सेम क्वांटम स्टेट्स में कई सारे फोटॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट टू फर्मियंस यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। सेम क्वांटम स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। So we can conclude that two non-interacting fermions, example electrons we can say, cannot exist in the same quantum state. That is the Pauli exclusion principle, right? जिसमें हमने शुरू में बोले, और भी यहाँ पर ये जिसको भी समझ लेते हैं। So we can say that if two particles are described by anti-symmetric wave function, then they both cannot be in the same quantum states. इसको भी आप समझ लें तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर किसी दो पार्टिकल्स को हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो दोनों के दोनों पार्टिकल सेम क्वांटम स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, स्टे नहीं कर सकते हैं। या फिर आप ये कह लिए कि सिस्टम हैविंग मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डिस्क्राइब्ड बाय एंटी सिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शन, यानी किसी सिस्टम में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो उस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए उस सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन है कैसे वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट होना चाहिए, कैसे डिस्क्राइब होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शन से डिस्क्राइब होना चाहिए, अदरवाइज सारा कुछ गलत है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट Pauli exclusion principle एंड एक्सचेंज degeneracy, राइट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट टाइम तक ज्वाइन करके आप ये अभी पूछ सकते हैं, राइट।